दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां के एटीएम से पैसों की जगह सोना निकलता है, जहां लोग कुत्ते बिल्ली की जगह शेर और चीता जैसे खतरनाक जानवरों को पालते हैं, जहां की इमारतें हैं दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें हैं। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस जगह की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे तेज अमीर बनने वाले शहर दुबई के बारे में। तो अगर आप दुबई जाने की सोच रहे हैं या दुबई में जॉब या बिजनेस करने की सोच रहे हैं, दुबई की मार्केट को समझना चाहते हैं या फिर अपने विजन को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि किसी प्यासे को पानी। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं दुबई की सैर, वो भी बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं अमीर और ताकतवर बनने का दुबई का हिडन सीक्रेट। दुबई 21वीं सदी के महान राष्ट्रों में से एक है। सिर्फ 35 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में होने के बावजूद जो मुंबई शहर से 19 गुना छोटा है, ये देश बंजर रेगिस्तान से दुनिया के 23वें सबसे धनी शहर के रूप में विकसित हुआ है। जहां ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि दुबई सिर्फ तेल की वजह से ही अमीर बना है, आज तेल दुबई की पूरी जीडीपी का मुश्किल से 1% कॉन्ट्रीब्यूशनरी पार्ट है। वास्तव में दुबई में भारत और यहाँ तक कि वियतनाम की तुलना में कम ऑयल रिजर्व्स हैं, फिर भी दुबई आज इतना अमीर देश बन चुका है, जबकि हाई ऑयल रिजर्व्स वाले देश ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये शहर इतना महत्वपूर्ण फाइनेंशियल बिजनेस हब बन गया है कि दुनिया की 500 सबसे प्रमुख कंपनियों में से 140 कंपनियों का मुख्यालय दुबई के इस छोटे से शहर में है। सवाल ये है कि महज 40 सालों में दुबई एक छोटा सा शहर बंजर रेगिस्तान से दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक कैसे बन गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को दुबई की इस फास्ट ग्रोथ से सबक सीखने की जरूरत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूएई क्या है। यूएई कुछ और नहीं बल्कि 7 अमीरात का एक फेडरेशन है जो अबू धाबी, शारजहां, दुबई, अमाल कुवैत, अजमान, फुजैरह और रस अल खैमा है। ये अमीरात लगभग उन राज्यों की तरह है जो फेडरेशन में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यदि ये आपको क्लियर हो चुका हो तो चलिए 1960 के दुबई की ओर बढ़ते हैं। 1960 में इमारतों की तो बात ही छोड़िए, ये सिर्फ एक रेगिस्तान था जिसमें ऊंटों पर सवार लोगों के अलावा और कुछ नहीं था। इस इनोवेशन की शुरुआत होती है 1960 में, जब दुबई के लोगों ने अपने नीचे बहुत सारे तेल की खोज की और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे एक गोल्ड माइन पर बैठे हैं। और जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ने लगी, अरबों डॉलर शहर में तैरने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। यदि आप किसी देश या किसी नेता को ऑयल रिजर्व्स जैसी कोई क्रूशियल चीज देते हैं तो वह देश समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा। जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में तेल के भंडार को देखें तो आप देखेंगे कि यूएई दुनिया का केवल 8वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। और अगर आप इस तरीके से कंपेयर करें तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वास्तव में वेनेजुएला में है। लेकिन वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई है, जिस वजह से वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से अनस्टेबल है। वेनेजुएला में लोग खाने तक के लिए परेशान हैं। वायलेंस और स्ट्रीट प्रोटेस्ट इसका हिस्सा बन गया है। तो ऑयल रिजर्व्स का मतलब ये नहीं कि आप समृद्ध होंगे और अमीर होंगे। यूएई में भी यदि आप अमीरात में तेल भंडार को देखें तो अबू धाबी में जहां 92.2 मिलियन बैरल तेल है, वहीं दुबई में केवल 4 बिलियन बैरल है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास इनफाइनाइट वेल्थ थी। और आप जानते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है, जब तेल की खोज की गई तब दुबई के लीडर शेख राशिद बिन शायद मखदूम थे। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी थी, आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, वी हैव फाउंड ऑयल बट नॉट मच। यानी कि मेरे पास अच्छी खबर और बुरी खबर है, हमें तेल मिला है लेकिन ज्यादा नहीं है। दुबई के लीडर एक विजनरी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ये पहले से ही सोच लिया था कि उन्हें तेल खत्म होने से पहले कुछ करना होगा। जहां एक तरफ उन्होंने तेल बेचकर बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दुबई की महत्वपूर्ण ताकत की पहचान करना शुरू कर दिया, जिसे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने के लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी था। पहली चीज जो उन्होंने आइडेंटिफाई की वो थी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दुबई। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जगह वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। क्यों? क्योंकि ये ईरान और पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस के करीब थी, जो स्पष्ट रूप से बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अरेबियन गल्फ, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान जैसे कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए ये कनेक्टिंग पॉइंट था। और फिर साउथ में ये अफ्रीका के करीब था। इसलिए प्रैक्टिकली दुबई इतनी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर स्थित था कि ये दुनिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स में समुद्र और एयर दोनों के माध्यम से रीच प्रोवाइड करता था।
और उस समय के दौरान 1 अरब लोगों के मार्केट तक रीच प्रोवाइड करता था। यही कारण है कि शेख ने जेबेल अली पोर्ट नामक एक सुपर बाउल प्रोजेक्ट शुरू किया जो 1970 के एंड में शुरू किया गया था। इस बंदरगाह का उपयोग दुबई के तेल की शिपिंग के लिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली मॉडर्न शिपिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए किया गया था, ताकि दुबई पोर्ट दुनिया के सबसे वैल्यूएबल शिप्स को वर्ल्ड क्लास शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करे। इसके साथ ही पोर्ट एडवांस स्टोरेज और कूलिंग फैसिलिटीज के साथ कूलिंग सर्विसेज भी प्रदान करता था, जो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है। ये सुविधाएं खराब होने वाले प्रोडक्ट्स और जिन प्रोडक्ट्स को स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की जरूरत है उन्हें स्टोर करने में मदद करती थी। इन प्रोडक्ट्स में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और आज जेबेल अली पोर्ट दुनिया का 9वां सबसे बिजी पोर्ट है और पूरे विश्व के कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 10% संभालता है, जिसमें हर एक साल में 14 मिलियन से ज्यादा कंटेनर होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑयल दुबई की जीडीपी में 1% का योगदान देता है। 2018 अकेले समुद्री उद्योग यानी कि मैरीटाइम इंडस्ट्री ने दुबई की जीडीपी में 7% योगदान दिया था। समुद्री उद्योग के साथ शेख दुबई की अर्थव्यवस्था के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण संपत्ति बनाने के लिए आगे बढ़े, जिसे फ्री जोन कहा जाता था। दुबई फ्री जोन सिंपल वर्ड्स में एक स्पेशली एलोकेटेड एरिया था, जिसमें दुनिया भर की कंपनियां स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर सकती थीं। इन स्पेशल प्रिविलेजेस में फॉर माइंड ब्लॉगिंग इंसेंटिव शामिल थे, जो दुनिया में कहीं भी ऑफर नहीं किए जा रहे थे, जो कि इस प्रकार थे। फॉरेन ओनरशिप के लिए 100% परमिट, क्योंकि आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल और प्रॉफिट का 100% सेफ, जैसा कि आप अपनी कमाई का 100% अपने देश में भेज सकते हैं। नंबर 3, 100% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट। नंबर 4, लोकल और कॉर्पोरेट दोनों टैक्स में 100% छूट। यानी कि उनका कहना है कि बस यहाँ अपना बिजनेस सेटअप करो और अपना सारा प्रॉफिट अपने पास रखो। अब यहाँ प्रश्न है, इतने सारे प्रिविलेजेस देने के बावजूद दुबई कैसे पैसा कमाता है? यानी कि ये तो क्लियर हो चुका है कि दुबई फ्री जोन से इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। तो सवाल ये है कि दुबई इन सबसे क्या हासिल कर रहा है? दुबई इन बेनिफिट्स को 3 इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से दे रहा है, जो है डी रिस्किंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रिएटिंग ऑफ एन इररिप्लेसेबल ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम, ताकि दुबई आज नहीं कल नहीं बल्कि 10 साल या 20 साल या उससे ज्यादा समय तक पैसा कमाता रहे। इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हर बिजनेस को एक बिजनेस की तरह काम करने के लिए एक बिजनेस ओरिएंटेड इकोसिस्टम और इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग एंटिटीज की जरूरत पड़ती है। इन एंटिटीज के बिना कोई कंपनी या कोई बिजनेस अकेले काम नहीं कर सकता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है ओला। ओला को अपनी सर्विस देने के लिए या फिर आपको ओला की सर्विस लेने के लिए 5 स्टेप्स प्रोसेस है। पहले स्टेप में हमें जियो और एयरटेल जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ेगी, जो हमें जरूरत पड़ने पर 4G इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकें। तभी हम सड़क से या घर से ही कैब बुक कर सकेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है एंड्रॉयड और आईफोन जैसे मैन्युफैक्चरर, जो ऐसी डिवाइस तैयार करें जो इन ऐप्स को इजीली रन कर पाएं। इसके बाद इन सारी चीजों को ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अफोर्डेबल बनाना। उसके बाद आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और बैंकों की जरूरत पड़ती है, जो ड्राइवर्स के लिए इन कारों को इजीली एक्सेस करा सकें। एंड द लास्ट वन, आपको गूगल मैप की जरूरत होती है, जिसका यूज ट्रैकिंग और नेविगेशन के लिए किया जा सकता है। और इसी तरह से ये सारी की सारी एंटिटीज मिलकर ओला और उबर को ऑपरेट करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करती हैं। एक बार जब वे इस इकोसिस्टम को स्टेबलाइज कर लेते हैं तो फिर वे मार्केट को कभी नहीं छोड़ते हैं, और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो कोई और आकर उनकी जगह ले लेगा, यानी कि उन्हें रिप्लेस कर देगा, और ये इकोसिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरह क्योंकि दुबई में रेगुलेशन एंड टैक्सेशन बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जिस वजह से कुछ वर्ल्ड टेक कंपनीज यहाँ सेटअप हुई हैं, जिस वजह से दुबई में एक बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, बस रिप्लेस किया जा सकता है। जबकि दुबई इतना छोटा शहर है जिसमें दुनिया भर से फिनटेक, फूड टेक और मेडटेक कंपनियों सहित 1 लाख से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक इनक्रेडिबल नंबर हैं। यही कारण है कि दुबई वर्ल्ड क्लास टैलेंट, वर्ल्ड क्लास कंपनीज और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मॉडर्न स्टार्टअप के साथ दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम बन गया है, जो कि इररिप्लेसेबल है। इससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई के लीडर शेख कितना दूर की सोचते हैं, यानी कि वो एक विजनरी लीडर हैं। दुबई का गोल एक एक्सीलेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनना है, इसलिए 10 सालों के बाद भले ही खरीदारी पर 5 से 10% टैक्स लगता हो, फिर भी ये कंपनियां उस टैक्स को खुशी खुशी पे करती हैं और कभी भी दुबई नहीं छोड़ेंगी। एज अ रिजल्ट दुबई तेल के बाद इन सभी सक्सेसफुल बिजनेस से टैक्स एज अ बैकअप रखता है।
इसलिए दुबई अमीरात खुद को तेल से जोखिम कम करने और बिजनेस इकोसिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए एक फाउंडेशन रख रहा है। दुबई टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। दुबई एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। अब जाहिर है, अगर मैं आपको 28 से 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ चारों ओर रेत ही रेत दिखाता हूँ तो ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ तेल से कमाए पैसों से दुबई की पूरी रंगत ही बदल दी। वहीं बात करें तो इंडिया में 2021 में टोटल नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट 1.52 मिलियन थे और वहीं दिल्ली से 42 गुना छोटे शहर दुबई में 7.28 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। उन्होंने होटल, अम्यूजमेंट पार्क्स, एक्वा वेंचर पार्क, अंडर वाटर जूस और यहाँ तक कि स्काई स्लोप्स जैसी यूनिक चीज बनाने के लिए पैसा खर्च किया। विजिटर्स के अनुभव को बढ़ाने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री ने शुरू किया सर्विस एम्बेसडर प्रोग्राम। उन्होंने एक फ्रीकिंग डेजर्ट के अंदर 6000 टन वर्फ के साथ एक स्काई स्लोप को बिल्ड किया। एज अ रिजल्ट 2018 में दुबई में रात भर का टोटल इंटरनेशनल विजिटर एक्सपेंस 30.8 मिलियन टू बिलियन डॉलर्स का था, जो बैंकॉक, सिंगापुर और यहाँ तक कि लंदन से भी आगे है। एज अ रिजल्ट 2019 में दुबई के टूरिज्म इंडस्ट्री ने दुबई के जीडीपी में 11.5% का कंट्रीब्यूशन दिया। यही वो तरीका है जिससे दुबई ने अपनी इकोनॉमी को तेल से टूरिज्म, बिजनेस इकोसिस्टम, मैरीटाइम ट्रेड में डाइवर्सिफाई किया। आज ये दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट और पावरफुल कंपनीज ट्रेडिंग कंट्रीज के लिए एक इररिप्लेसेबल सिनेरियो बनाने के लिए अपने बिजनेस इकोसिस्टम और समुद्री व्यापार का यूज कर रहा है। तो ये था दुबई के बनने की पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं दुबई के इस ड्रास्टिक चेंज और यहाँ के विजनरी लीडर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से हम क्या सीख सकते हैं। आपके पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, जब तक आप उसका सही से यूज नहीं करते, ये आपके लिए कभी भी पैसे बनाकर नहीं देंगे। तेल के मामले में जैसा कि हमने एक तरफ देखा, हमारे पास वेनेजुएला है जो दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद ग्रो नहीं कर पाया। साथ ही दुबई ने लापरवाही करने की जगह डेवलपमेंट अचीव करने के लिए बहुत ही चतुराई से इसका इस्तेमाल किया। भारत के मामले में आपने पिछले 5 से 10 वर्षों में उन लोगों को देखा होगा जो अक्सर कहते हैं कि भारत में इतनी ज्यादा आबादी है इसलिए हम अविकसित हैं। चीन की भी आबादी है लेकिन वे इसका इस्तेमाल एज अ रिसोर्स अपने फायदे के लिए करते हैं। तो ये फायदा या नुकसान पूरी तरह से हम पर डिपेंड करता है। वहीं अगर हम बात करें तो किसी भी देश के विकास के लिए रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केवल एक ही एसेट हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद नहीं कर सकता। और लास्ट में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुबई इतना छोटा शहर होने के बावजूद आर्टिफिशियल या मैनमेड क्रिएटिविटी के साथ एक टूरिज्म हब बन सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो भारत नेचुरल ब्यूटी और डेस्टिनेशंस के मामले में काफी ज्यादा समृद्ध है, जो मैनमेड स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा एडवांस है। इसलिए यदि हम भारत में इंडस्ट्री बनाने के लिए इन रिसोर्सेज को एक कैलकुलेटेड और प्रॉपर तरीके से यूज करें तो हम दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दुबई का सफर आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।